Everyone, good evening. How are you? Hope you are doing well. Today we have the topic parental nutrition, chapter 14th and chapter 14th nutritional need. And topic is the parental nutrition. So what is parental nutrition? ओके, वो पेरेंटल न्यूट्रिशन के बारे में देखेंगे, इसका क्या इंडिकेशन है, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, इसका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, इसके अलावा इसका कौन कौन सा रूट है जिससे हम पेरेंटल न्यूट्रिशन दे सकते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। और पेरेंटल न्यूट्रिशन होता क्या है एक्सेक्ट, राइट। So definition है parental nutrition is defined as the infusion of complete nutrient solution into the bloodstream by peripheral vein or more commonly by central venous access to meet nutritional need. Okay. सो पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या होता है? पेरेंटल मतलब कि एक्सेप्ट जो हमारी एलिमेंट्री कैनोल, एलिमेंट्री कैनोल मीन्स कि माउस से लेकर एनएस तक जो होती है वो होती है एलिमेंट्री कैनोल, जीआई कैनोल। तो उसके अलावा जो हम न्यूट्रिशन देते हैं, राइट, जीआई ट्रैक के अलावा जो हम न्यूट्रिशन दे रहे हैं वो होता है पेरेंटल न्यूट्रिशन इन सिंपल वर्ड में। तो पेरेंटल न्यूट्रिशन हम किस में देते हैं? हमारी हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर देते हैं, ब्लड स्ट्रीम के अंदर देते हैं बाय द पेरीफेरी वेन। या तो हम इसे सेंट्रल वीनस प्रेशर सेंट्रल वीनस से दे सकते हैं, या फिर हम दूसरी वेन से भी हम इसमें कैनुला इंसर्ट करके हम न्यूट्रिशन को दे सकते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? पेरेंटल न्यूट्रिशन, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो पेरेंटल न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज द इन्फ्यूजन ऑफ कंप्लीट न्यूट्रिएंट solution into the bloodstream by the peripheral vein or more commonly by the central venous axis, right। सो पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या है? पेरेंटल न्यूट्रिशन आपका एक इन्फ्यूजन होता है, आपका न्यूट्रिएंट का सॉल्यूशन होता है जिसमें आपके मल्टीपल न्यूट्रिएंट होते हैं, जिसको हम ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, पेरिफेरल हम वेंस के थ्रू हम इससे इंट्रोड्यूस करते हैं, इंसर्ट करते हैं बाय द सेंट्रल वीनस या फिर पेरिफेरल वेन के थ्रू हम इससे इंट्रोड्यूस करते हैं। सो दिस इज द न्यूट्रिशनल नीड, पेरेंटल न्यूट्रिशन। जो भी हमारी न्यूट्रिशन नीड है उसको फुलफिल करने के लिए, क्योंकि यदि पेशेंट ओरली कुछ भी नहीं ले रहा, हम उसे जीआई से नहीं दे रहे, अदर कुछ भी उससे कॉन्ट्राइंडिकेशन है या उसको मना किया है डॉक्टर ने, तब हमें उसे सर्वाइव करने के लिए, अब जो सेल्स है, टिश्यू है, उसको तो सर्वाइव के लिए रिक्वायरमेंट है, तो उसको सर्वाइव करने के लिए क्या करते हैं? हम अलग से उसे आईवी के थ्रू न्यूट्रिएंट देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पेरेंटल न्यूट्रिशन। गुड इट। अब कितना क्या इसमें हमारा रिक्वायरमेंट होना चाहिए पेरेंटल न्यूट्रिशन? तो वो एज पर पेशेंट के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग वो हमारा डिपेंड करता है कि कितना हमको फ्लूइड की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग हमको इसको देना होता है। तो किस किस कंडीशन में हम इसे दे सकते हैं? जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इनकॉम्प्लीमेंट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल उसको जीआई को भी इनकॉम्पिटेंसी है, मतलब कोई भी से डिसीज वगैरह हुआ है, कोई डिसऑर्डर हुआ है जिसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है कि आप जीआई ट्रैक से उसे कुछ भी फ्लूइड नहीं दे सकते हैं ओरली, अगर आप एनजी ट्यूब से भी नहीं दे सकते हो और आप गैस्ट्रिस्टोस्टोमी से भी नहीं दे सकते, मतलब पूरे जीआई ट्रैक में आपको फूड को नहीं देना है, तो तब हम चूज करते हैं टिपिकल न्यूट्रिशन को, पेरेंटल न्यूट्रिशन को, राइट। तो टिपिकल डिसऑर्डर जैसे होते हैं आपका सॉल्ट बबल बोवेल सिंड्रोम वगैरह हुआ है, उसकी वजह से उसमें हम नहीं देते हैं। सीवियर आपको एक्यूट पेनक्रेटाइटिस है, सीवियर इन्फ्लेमेटरी बोवेल डिसीज है, स्मॉल एंड लार्ज बोवेल डिसीज है, इस्चेमिया हो गया आपका, इंटरस्टिशियल एट्रेसिया है, सीवियर लिवर फेल्यूर है, मेजर आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरीज वगैरह हुई है, मेजर ट्रॉमा एंड बर्न हुआ है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, या जीआई ट्रैक का कोई भी ऐसा मेजर सर्जरी हुई है, पैरालिसिस हुआ है, सोलोविंग हो गया है, पेरिस्टल्सिस मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो इस केस में हम क्या करते हैं? डायरेक्ट उससे हम वीनस के थ्रू से न्यूट्रिएंट देते हैं। रूट ऑफ पेरेंटल न्यूट्रिशन, तो कौन कौन से रूट हो सकते हैं? फर्स्ट होता है हमारा सेंट्रल एक्सिस। तो सेंट्रल एक्सिस में क्या होता है हमारा? टीपीएन, टीपीएन मतलब टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म प्लेसमेंट। अब इसमें हम शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए हम जो टीपीएन है उसको हम प्लेस करते हैं और हम ट्यूब को इंसर्ट करते हैं हमारी सेंट्रल वीनस में, उसके थ्रू हम उससे न्यूट्रिएंट देते हैं। अगला है पेरिफेरल फॉर पीपीएन, पीपीएन मतलब कि पेरिफेरल न्यूट्रिशन। न्यू कैथेटर allowed together support by this method limited 800 to 900 mOs per kg due to thrombo
फिब्लियाटिस, राइट। तो इसमें हम एक कैथेटर इंसर्ट करते हैं पेरिफेरल हमारी वेंस में, सेंट्रल को छोड़ करके किसी भी वेंस में आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो। और उससे क्या करते हैं हम, जो आईवी हमारा कैनुला होता है, हमारी पेरेंट्रल हमारी होती है, उसके थ्रू हम उसे न्यूट्रिएंट देते हैं ताकि उसका, और इसमें हम क्या करते हैं कि जो उसका लिमिटेड ही होता है, इसमें हम उसे लिमिटेड ही देते हैं। दिस मेथड में लिमिटेड टू द 800 टू 900 में हम मोस पर केजी के हिसाब से हम देते हैं, ताकि उससे जो आपकी वेन्स है उसमें भी इन्फ्लामेशन ना हो, क्योंकि जो सॉल्यूशन रहता है जो ऑस्मोइड रहता है ना, कोलोइड टाइप का होता है, जिसका जो कॉन्सेंट्रेशन वो हाई रहता है एज कंपेरिजन टू NS हो गया, RL हो गया, जो आपका नॉर्मल सलाइन है, तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई होता है, एल्कलाइन इन नेचर का होता है। तो इसकी वजह से हम इसे, सॉरी एसिडिक इन नेचर का होता है, इसकी वजह से, राइट। तो कितना इसका रिक्वायरमेंट हो सकता है, जो होता है आपका 2000 किलो कैलोरी रिक्वायर और लेस देन 10 डेज में, तो 10 दिन के अंदर हमें इतना हम दे सकते हैं इसमें। देन बीनस एक्सिस में यदि आप दे रहे हैं तो डायरेक्ट आप बीनस एक्सिस में इस तरीके से आप सेंट्रल बीनस में आप इंट्रोड्यूस करेंगे कैथेटर, और कैथेटर के थ्रू फिर आपको देना होता है। पेरिफेरल आप पेरेंटल न्यूट्रिशन दे रहे हैं तो वो होता है आपका PPN, यूटिलाइज ऑफ द पेरिफेरल वेन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट इंडिकेशन। अब इसमें क्या करते हैं हम, पेरिफेरल मतलब कि जो सेंट्रल वेन को छोड़ करके जो हमारी वेन्स होती है, मतलब सेंट्रल में क्या होता है, हमारी जो सेंट्रल वेन्स होती है वो कहाँ से, हमारी जुगुलर वेन हो गई, कैरोटिड आर्टरीज हो गई, वो क्या होती है, सेंट्रल होती है, ठीक है। इसके अलावा सेंट्रल के अलावा जो एडिशनल जो भी है, एक्सेप्ट जो भी है, उनको हम बोलते हैं पेरिफेरल। सेंट्रल क्या होती है, डायरेक्ट आपके कार्डियक से आती है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल वेन, जुगुलर वेन। तो उसको छोड़ करके जो वेन्स है जिसमें हम ट्यूब इंसर्ट करते हैं वो होता है पेरिफेरल। तो पीपीएन नॉर्मल हमारा इंट्रा का लगा हुआ है 18 नंबर का, 16 नंबर का, उससे भी हम दे सकते हैं, राइट। द पीएन पेरिफेरल न्यूट्रिशन नेसेसरी बट नो एक्सेस टू द सेंट्रल वेन, ये नेसेसरी होता है इसका इंडिकेशन फॉर यूज, पर इतना इम्पोर्ट मतलब ये नेसेसरी नहीं है कि आपको सेंट्रल वेन से ही देना है। तो सेंट्रल वेन से देते हैं और इजी होता है, क्योंकि इसका जो मैंने बताया कि ये, और इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा होता है, राइट, कोलोइड होता है आपका, इसकी वजह से। देन malnourished पेशेंट विद द फ्रीक्वेंट NPO फॉर प्रोसीजर टेस्ट। अब malnourished पेशेंट है, malnourished पेशेंट है मीन्स की जिनको फ्रीक्वेंटली NPO देना होता है, NPO मतलब कि फ्रीक्वेंटली उनको NPO नील पर माउथ, मतलब कि उनका ऑपरेशन होने वाला है, कोई सर्जरी होने वाली है, तो उनको नील बाय माउथ रखा है, मतलब कि आपको ओरली कुछ भी नहीं लेना है। तो ऐसे पेशेंट को, इनका कोई सर्जरी है, कोई टेस्ट है, कोई प्रोसीजर है, तो उनको आपको सेल्स एंड टिश्यू के आपको फंक्शनिंग के लिए, नॉर्मल आपको फंक्शनिंग के लिए आप उन्हें IV के थ्रू क्या करते हैं, PPN देते हैं, जिसको हम बोलते हैं। देन पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन PP, इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, पेशेंट कैन बी फेड एंटरली, राइट, पेशेंट कैन बी फेड, तो इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि पेशेंट कैन नॉट बी फेड इंटरनली, मतलब उसे हम लार्ज इंटेस्टाइन से या हम उसे GI ट्रैक्ट से नहीं दे पा रहे हैं, दिस इज द एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है। एंड पेशेंट हैज वीक पेरिफेरल वेन, और इसकी जो वेन्स है वो क्या हो जाती है, इसमें वीक हो जाती है। अब ज़्यादा यदि वेन्स के अंदर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला फ्लूइड जाएगा कॉन्टिन्यूस, तो वो वीक होने के उसमें चांसेस रहते हैं। देन लिमिटेशन क्या है इसका, लिमिटेशन है पेरिफेरल साइट मोर प्रोन टू द इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन। जो पेरिफेरल साइट जो होती है सेंट्रल को छोड़ करके, उसमें इन्फ्लेमेशन होने के और इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ये जो वेन्स से पतली होती है और सेंट्रल होती है वो ज़्यादा थिक होती, मोटी होती, इसकी वजह से। देन कैथेटर में नीड टू बी रिपीटेडली इंसर्टेड, पुअर चॉइस फॉर द लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशन। और पेरिफेरल में आपको जो कैथेटर है, IV कैनुला है, जो भी आप यूज कर रहे हैं, वो आपको क्या करना पड़ता है, रिपीटेडली फ्रीक्वेंटली आपको चेंज करना होता है। आप कंटिन्यूसली एक ही कैथेटर से प्रोलॉन्ग टाइम तक नहीं दे सकते। तो ये क्या होगा, इसका एक लिमिटेशन हो गया, राइट। तो दिस इज द लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है कि इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्फ्लेमेशन के, स्वेलिंग होने के और इन्फेक्शन होने के, और जो कैथेटर होता है इसको आपको रिपीटेडली
चेंज करना पड़ता है, बार बार आप इसे इंसर्ट करना पड़ता है, एक ही को आप प्रोलॉन्ग टाइम तक यूज नहीं कर सकते। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है कि आप इसमें पेशेंट है वीक पेरिफेरल वेन, वीक पेरिफेरल वेन वाले पेशेंट को आपको नहीं देना है, और ऐसा पेशेंट है जो कि आपका ओरली ले सकता है, उस पेशेंट को भी आपको नहीं देना है, ठीक है। अब दूसरा है आपका पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर। तो इसमें हम क्या करते हैं, पेरिफेरल में आपकी एक सेंट्रल वेन डायरेक्ट आपकी कनेक्ट होती है, जहाँ से आपकी जो ब्रेकियल आर्क है, ब्रेकियल यहाँ पर होती है आपकी एल्बो के पास जस्ट, तो एल्बो के यहाँ से हम एक ट्यूब इंसर्ट करते हैं जो कि डायरेक्ट आपकी सेंट्रल वीनस से जाके कनेक्ट होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, PICC, मतलब कि पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर। इसका क्या बेनिफिट होता है, असिस्ट टू द सेंट्रल वेन, जो कि डायरेक्टली हमारी सेंट्रल वेन को असिस्ट करती है। कैन एकोमोडेट हाइपरटोनिक फ्लूइड। अब इसमें हम हाइपरटोनिक जो फ्लूइड है उसको भी हम इसमें एकोमोडेट कर सकती है, उसको एक्सेप्ट कर सकती है। लोअर रिस्क ऑफ फ्लेबाइटिस देन पीपीएन। पीपीएन के अलावा इसमें थोड़ा सा लोअर रिस्क होती है आपकी स्वेलिंग होने के वेन्स में, फ्लेबाइटिस मतलब कि स्वेलिंग इन द वीनस, ना आर्टरीज वेन्स में, एंड इजियर टू इंसर्ट देन द सेंट्रल कैनल, और सेंट्रल कैनल से थोड़ा सा इजी होती है इंसर्ट करने के लिए, राइट। देन एडवांटेजेस ऑफ द पेरेंटल न्यूट्रिशन, इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, तो क्या इसका बेनिफिट है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन व्हेन लेस देन 2 to 3 फीट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन रिमेन, राइट। तो इसमें क्या न्यूट्रिशन देने के लिए हमारा एक इम्पोर्टेंट होता है, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट लेस देन 2 to 3 फीट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन रिमेन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा जो 2 to 3 फीट ऑफ मतलब कि कैसे कह सकते हैं हम इसे, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट व्हेन लेस देन 2 to 3 फीट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन रिमेन, ठीक है। तो इसमें डायरेक्टली हम मतलब कि एडवांटेजेस ये है कि डायरेक्टली हम उससे इंट्रावीनस में सॉरी इंटेस्टाइन में नहीं देके डायरेक्टली हम इसे 2 to 3 फीट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इसमें हमारी रिमेन रहती है, और डायरेक्टली हम उससे वीनस के थ्रू दे सकते हैं। अलाउ न्यूट्रिएंट सपोर्ट व्हेन द जीआई इंटॉलरेंस प्रिवेंट ओरल और एटर्नल सपोर्ट, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपका जो भी न्यूट्रिएंट है उनको अलाउड करता है सपोर्ट के लिए आपका जीआई, जब आपका इंटॉलरेंस है मतलब जीआई में आप नहीं दे सकते, उसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन है, तो आपको ये सपोर्ट करता है ताकि आप इसमें ओरली तब आप नहीं ले पा रहे हैं उस कंडीशन में। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, अब कोई भी चीज होती है उसका एडवांटेजेस भी रहता है और डिसएडवांटेजेस भी, तो इसके भी सम ऑफ डिसएडवांटेजेस हैं, तो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, ज्यादा आपको एक्सपेंसिव होता है, दिस इज द डिसएडवांटेजेस। सो ये इसका डिसएडवांटेजेस है कि थोड़ा सा कॉस्टली होता है थोड़ा सा, और इसके अलावा लॉन्ग टर्म रिस्क ऑफ लीवर डिसफंक्शन, लीवर डिसफंक्शन का भी इसमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रिस्क होता है, क्योंकि डायरेक्टली आप उसे लीवर को जो भी न्यूट्रिएंट है वो डायरेक्टली आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में जा रहे हैं, वो आपके जीआई ट्रैक से एब्सॉर्ब नहीं हो रहे हैं। एंड किडनी एंड बोन डिसीज, किडनी और बोन डिसीज होने के भी इसमें चांसेस रहते हैं। एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, साथ ही साथ आपको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी भी इसमें होती है, क्योंकि डायरेक्टली आप जो न्यूट्रिशन लेते हैं उसकी थोड़ी सी वो एक अलग रहता है उसका इम्पैक्ट, और आप पेरिफेरली ले रहे हैं तो वो एक अलग होता है। So this is the disadvantages of indication of the total parental nutrition। इसका क्या इंडिकेशन है, हम इसे किस केस में हमको पेशेंट को लगा सकते हैं, इंडिकेशन ऑफ द टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। फर्स्ट है जीआई नॉन फंक्शनिंग, राइट, जीआई आपका तो फंक्शन नहीं कर रहा है, जीआई से आप कुछ भी नहीं ले सकते, उस केस में आप लगा सकते हैं। एनबीएम लेस देन 5 डेज, मोर देन 5 डेज, पेशेंट आपका 5 दिन से ज्यादा एनबीएम मतलब कि नील बाय माउथ, उसको आपको ओरली कुछ भी नहीं देना, उसका कोई सर्जरी हो सकता है, कोई प्रोसीजर हो सकता है जिसकी वजह से उसे आप ओरली कुछ भी नहीं दे रहे 5 दिन से, ना पानी दे रहे ना खाना दे रहे, तो उस कंडीशन में आप लगा सकते हो। जीआई फिस्टूला, आपके जीआई ट्रैक में कहीं पर भी उसको फिस्टूला हो गया है, मांस का फॉर्मेशन हो गया है। एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस है, पेनक्रियास में उसकी स्वेलिंग हो गई, उस केस में शॉर्ट बोवेल सिंड्रोम है उसको, उस केस में आप लगा सकते हो। मेल न्यूट्रिशन विथ लेस देन 10%
टू 20% वेट लॉस। पेशेंट जो है आपका मेल न्यूट्रिशन है, माल न्यूट्रिशन है, उसका वेट लॉस हुआ है 10 to 15%, उस केस में आप दे सकते हो। न्यूट्रिशनल नीड नॉट मेट, पेशेंट रिफ्यूज फूड। न्यूट्रिशनल नीड है वो उसकी फुलफिल नहीं हो रही है, पेशेंट आपका रिफ्यूज कर रहे हैं फूड लेने से, उस केस में आप पेशेंट को लगा सकते हो। कॉन्ट्राइंडिकेशन आ गए हैं इसका, वर्किंग जीआई ट्रैक्ट। वर्किंग जीआई ट्रैक्ट टर्मिनली इल एंड ओनली नीडेड ब्रीफली 14 डेज। ठीक है, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन किसका है आपका, यदि वर्किंग जीआई है तब आपको नहीं लगाना है। टर्मिनली इल पेशेंट है जो कि एकदम मतलब नियर बाय डेथ है, टर्मिनली इल मतलब कि मौत के करीब है वो, तो इस पेशेंट में आपको नहीं लगाना है। ओनली नीडेड ब्रीफली, 14 डेज से ज़्यादा आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ब्रीफली हम इसे लेस देन 14 डेज तक, हम 2 वीक तक ही इसे यूज़ कर सकते हैं। देन कैलकुलेटेड, आपको कितना कितना इसमें आपको देना होता है, तो आप इससे कैलकुलेट कर करके ही आपको इसको देना होता है, ना इससे ज़्यादा ना आपको कम देना है। तो अवॉइड एक्सेस किलो कैलोरी, इसमें आपका लेस देन 40 किलो कैलोरी पर केजी के हिसाब से रहता है आपका। एडल्ट में किलो कैलोरी पर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। देन ओबियस पेशेंट है आपका, ओबियस पेशेंट है तो यूज डिजायर है उसका बीएमआई का आपको रेंज निकालना है, और उसके अकॉर्डिंग आप उसे दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। अब इसमें क्या क्या चीज़ें रहती है पेरेंटल न्यूट्रिशन में, तो आपका कार्बोहाइड्रेट रहता है, इसमें ग्लूकोज होता है, डेक्सट्रोज होता है, मोनोहाइड्रेट होता है ना, अमीनो एसिड होता है इसमें आपका, और आपका फैट होता है, इमल्सन होता है आपका, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपकी न्यूट्रिशनल के अंदर आती है। राइट, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, डेक्सट्रोज, मोनोहाइड्रेट ना, एंड अमीनो एसिड, फैट, इमल्सन, ये सारी चीज़ इसके अंदर रहती है। प्रोटीन होता है इसके अंदर, जिसमें आपका प्रोटीन हो गया है ना, और इसके अलावा आपका प्रोटीन पर केजी रिक्वायरमेंट होता है 1.2 से लेकर के 1.5 प्रोटीन पर इन केजी बी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। माइल्ड टू मॉडरेट स्ट्रेस एंड 2.5 ग्राम प्रोटीन पर केजी के हिसाब से 2.5 इसमें रिक्वायरमेंट होता है बर्न और सीवियर ट्रॉमा के केस में। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट करके पेशेंट को आपको देना होता है, ना आपको बहुत ज़्यादा देना है ना बहुत कम। अब एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो आपको इसे स्लोली स्टार्ट करना है। आपका 1 लीटर फर्स्ट डे, पहले दिन में आपको सिर्फ 1 लीटर देना है, एंड सेकेंड लीटर सेकेंड डे, एक दिन में 1 लीटर, फिर आपका सेकेंड डे में सेकेंड लीटर। इस तरीके से आपको एक दिन में 1 लीटर उसको देना है। स्टॉप स्लोली, और धीरे धीरे करके क्या करना है आपको, रिड्यूस करना है। रिड्यूस रेट बाय द हाफ ऑफ एवरी 1 to 2 आवर। 1 to 2 आवर में उसका क्या करना है, उसका हाफ ऑफ रेट को आपको धीरे धीरे करके रिड्यूस करना है, और स्विच टू द डेक्सट्रोस आईवी। रिड्यूस रेट बाय हाफ एवरी 1 to 2 आवर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कम करके फिर आप उससे पूरा रिड्यूस करेंगे, पेशेंट को आप स्विच करेंगे डेक्सट्रोज पर। देन साइक्लिक गिव 12 to 18 आवर पर डे। ठीक है, तो आप उसे 12 से 18 घंटे में आप 1 लीटर उसे धीरे धीरे करके आप कंटिन्यूसली दे सकते हैं। मॉनिटरिंग एंड कॉम्प्लिकेशन, उसे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं इसकी वजह से, तो इन्फेक्शन हो सकता है, हीमोडायनामिक स्टेबिलिटी हो सकती है, कैथेटर की प्रॉपर केयर नहीं होने की वजह से कैथेटर आपको केयर करना पड़ेगा, वो आपको मॉनिटर करना है। रिफीडिंग सिंड्रोम पेशेंट को हो सकता है, तो इस तरीके से उससे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, रिफीडिंग सिंड्रोम। इसके अलावा आपको हाइपोफॉस्फेटेमिया हो सकता है, हाइपरग्लाइसेमिया हो सकता है, फ्लूइड रिटेंशन हो सकता है, पेशेंट आपका कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है। तो ये सारे उसमें कॉम्प्लिकेशन एंड सिंड्रोम हो सकते हैं, तो इनको हमको मॉनिटर करना है। इसके अलावा हम डेली वेट को मॉनिटर करेंगे, जब भी आप लगाएंगे आप ब्लड को डेली मॉनिटर करेंगे। इसके अलावा आपका इलेक्ट्रोलाइट हो गया, सोडियम, पोटेशियम है, ग्लूकोज है, एसिड बेस स्टेटस है। उसके बाद आपका टाइम और वीक मतलब में आपको चेक कराना है BUN, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट होता है, कैल्शियम टेस्ट होता है, एंड प्लाज्मा टेस्ट आपको कराना है। ठीक है, इसके अलावा आपको मॉनिटर करना है आपका ब्लड ब्लड आपका कितना है ट्वाइस पर वीक। इसके अलावा आपका अमोनिया, मैग्नीशियम, प्लाज्मा, ट्रांसिएंट वीकली आपको HB चेक कराना है। इसके अलावा
प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो ये सारे आपके टेस्ट हैं जो आपको मॉनिटर करना होता है तब जब आप इंसर्ट करते हैं तब। इसके अलावा क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो आपका पेरेंटल पेरिफेरल न्यूट्रिशन में आपका साइट इरिगेशन, जिस साइट आपने लगाया है वहाँ पर आपका इरिटेशन हो सकता है। जिधर हमने कैथेटर इंसर्ट की वहाँ पर आपको अनकंफर्टेबल होना, इरिटेशन होना, समटाइम लीकेज होना, रेडनेस, स्वेलिंग होना, जिस तरीके से आपको हो सकता है। फिर कैथेटर में आपके सेप्सिस हो सकते हैं, उस रीजन पर आपके बैक्टीरिया वायरस का फॉर्मेशन हो सकता है। प्लेसमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ से लूज हो सकता है या फिर आउट हो सकती है आपकी कैथेटर ना। मेटाबॉलिक हो सकता है, इस तरीके से आपको प्रॉब्लम कॉज हो सकती है। इसके अलावा जब भी आप फ्लूइड देंगे तो उसको आपको डॉक्यूमेंट करना है, आपने कितना फॉर्मूला आपने कितना दिया, तो टाइप ऑफ फीडिंग फार्मूला एंड ट्यूब, किस ट्यूब से दिया, वो सारी चीज़ें। मेथड आपका कौन सा था, बोलस दिया या ड्रिप, किस तरीके से दिया, रेट एंड वाटर फ्लस कितना आपने दिया, इनटेक एनर्जी एंड प्रोटीन कितना आपने उसको दिया, पेशेंट का टॉलरेट कर रहा है नहीं कर रहा है, कितना उसका कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, कुछ कुछ करेक्टिव एक्शन वगैरह है, और पेशेंट को आपको एजुकेट करना है। सो इट्स ऑल अबाउट द पेरेंटल न्यूट्रिशन। ऑलराइट, तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। इसके अलावा हमने देखा पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या है। तो पेरेंटल न्यूट्रिशन वो होता है जब हमारा पेशेंट को कॉन्ट्राइंडिकेशन है, उसे हम ओरली कुछ भी नहीं दे सकते, जीआई ट्रैक्ट से हम कुछ भी नहीं दे सकते। पेशेंट आपका मान के चले एनबीएम में 5 दिन से ज़्यादा, कोई उसे सर्जरी हुई है, कोई फिस्टूला हुआ है, कोई भी उसे प्रॉब्लम है जीआई का, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसे आपका ब्लड वेसल्स के थ्रू, हम वीनस के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू, सॉरी वीनस के थ्रू क्या करते हैं, हम उससे न्यूट्रिशन देते हैं, जो कि हमारा पेरेंटल न्यूट्रिशन होता है, जो कि हाइपरटोनिक हमारा सॉल्यूशन होता है। और ये जो सॉल्यूशन होता है हम इससे सेंट्रल वीनस से दे सकते हैं, पेरिफेरल वीनस से दे सकते हैं, और पेरिफेरल सेंट्रल से दे सकते हैं, जिसमें हम एक कैथेटर इंसर्ट करते हैं, आईवी कैनुला इंसर्ट करते हैं, उसके थ्रू हम उसे न्यूट्रिशन देते हैं। इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इंडिकेशन मतलब पेशेंट जब इंडिकेशन की जब ओरली नहीं ले पा रहा है उस केस में हम देंगे, तो दिस इज द इंडिकेशन। इसके अलावा उसे ओरली, उसे कुछ भी जीआई ट्रैक में फिस्टूला हुआ है, सर्जरी हुई है, उस केस में ये हो गया इसका इंडिकेशन, किस केस में आपको देना है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि भाई किस केस में आपको पेशेंट को नहीं देना है, उससे कोई भी डिसीज है, लाइक उसको कि भाई फ्लेबलाइटिस है जिसमें आपकी ब्लड वेसल्स की कोई स्वेलिंग है उसको ना बॉडी के अंदर, तो उस केस में आपको नहीं देना है। तो ये हो गया उसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन। और इसके अलावा कुछ लिमिटेशन भी है, आप इसे 15 डेज से ज़्यादा नहीं दे सकते, टर्मिनली इल पेशेंट को नहीं दे सकते हो, तो दिस इज एक लिमिटेशन हो गया। तो इस तरीके से हमने इसमें देखा कि हम पेशेंट को किस तरीके से न्यूट्रिशनल है वो हम इसमें दे सकते हैं, किस किस कंडीशन में देना है, किस किस कंडीशन में नहीं देना है, कॉन्ट्राइंडिकेशन, साइट एंड टाइप के बारे में देखा, और कॉम्प्लिकेशन इसके क्या क्या हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है उसके बारे में। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, कीप डूइंग, कीप साइनिंग, बाय बाय।